नमस्कार। दार्क न्यूज देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। दार्क न्यूज में बात करेंगे मिडिल ईस्ट को लेकर। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि किसी भी हालत में ईरान के पास मौजूद संवर्धित यूरेनियम अमेरिका हासिल करेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर बुधवार तक कोई बड़ा समझौता नहीं हुआ तो मौजूदा सीजफायर खत्म हो सकता है और फिर से बमबारी शुरू की जा सकती है। दूसरी तरफ ईरान ने इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है और साफ कर दिया है कि वे अपना यूरेनियम किसी को नहीं देगा। हालात तब और गंभीर हो जाते हैं जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते पर अनिश्चितता बनी हुई है। जहां एक और अमेरिका ने नाकेबंदी जारी रखी है, वहीं ईरान ने भी चेतावनी दी है कि अगर दबाव बढ़ा तो हॉर्मुज फिर से बंद किया जा सकता है। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर वैश्विक तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी पड़ सकता है। पहले आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, फिर हम चर्चा शुरू करेंगे। दो खास मेहमान जुड़ेंगे और उनसे भी एक करके इन चीजों को समझेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि अमेरिका किसी भी हालत में ईरान के पास मौजूद संवर्धित यूरेनियम हासिल करेगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर बुधवार तक कोई समझौता नहीं हुआ तो मौजूदा युद्ध विराम खत्म हो सकता है। इस बयान ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि यह संकेत देता है कि हालात फिर से युद्ध की ओर बढ़ सकते हैं और कूटनीतिक प्रयास कमजोर पड़ते दिख रहे हैं। ईरान ने अमेरिका के इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि उनका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है और वे किसी भी स्थिति में अपना यूरेनियम देश से बाहर नहीं भेजेंगे। इस बीच दोनों देशों के बीच बातचीत भी ठहराव की स्थिति में है। पाकिस्तान में हुई अप्रत्यक्ष वार्ता से कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। इससे यह साफ है कि दोनों पक्ष अभी भी अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं और समझौते की राह आसान नहीं दिख रही। इस पूरे तनाव का सबसे बड़ा असर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर देखने को मिल रहा है। ये दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग है, जहां से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल गुजरता है। ईरान ने इसे खुला रखने का दावा किया है, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर अमेरिका ने नाकेबंदी जारी रखी तो इसे बंद किया जा सकता है। इस अनिश्चितता के कारण कई जहाज इस रास्ते से गुजरने से बच रहे हैं, जिससे वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है। तेल बाजार पर भी इसका असर साफ दिख रहा है। अमेरिका ने अपने रणनीतिक भंडार से करोड़ों बैरल तेल जारी किया है ताकि कीमतों को नियंत्रित रखा जा सके। वहीं वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव जारी है। शिपिंग कंपनियां सतर्क हैं और बीमा लागत बढ़ने की आशंका है। ये संकट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। ऊर्जा सुरक्षा अब एक बड़ा वैश्विक मुद्दा बनता जा रहा है। वहीं जमीनी स्तर पर ईरान के भीतर हालात भी चिंताजनक हैं। युद्ध के बाद आर्थिक संकट गहराता जा रहा है और जनता में असंतोष बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह संघर्ष सरकार को तुरंत नहीं गिराएगा, लेकिन आम लोगों की मुश्किलें जरूर बढ़ाएगा। ऐसे में आने वाले दिन बेहद अहम होंगे। क्या कूटनीति जीत पाएगी या फिर हालात एक बड़े सैन्य टकराव में बदलेंगे? ये सवाल अब पूरी दुनिया के सामने खड़ा है। तो रुक करेंगे चर्चा का। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं और उनसे भी एक एक करके समझेंगे इन सब बातों को। अब आने वाला समय किस तरह देखा जा सकता है, क्या वैश्विक स्तर के ऊपर असर देखने को मिलेगा और क्या कुछ वहां पर हो सकता है, उसकी क्या गुंजाइश जताई जा रही है। दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर है हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट, और दिनेश सिंह कीट है हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट। सर दोनों को धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए, हमें अपना कीमती समय साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद सर। सर शुरुआत करूंगा सर ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर आपसे। सर किस तरह देखते हैं आने वाला समय, आप क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं? एक तरफ अमेरिका यूरेनियम लेने की बात करता है कि हर हाल में लेगा और ईरान अपनी बात पे अड़ा हुआ है, और वहीं ट्रंप ये दावा भी करते हैं कि जल्द जो है युद्ध विराम हो जाएगा, और पाकिस्तान भी इसमें खुशी जता रहा है। जी सर।
जी हाँ साहिल, कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई थी। जैसे कि लेबनान के बीच में और इसराइल के बीच में 10 दिन का सीज फायर का समझौता हो गया था। उसका मतलब ये हो गया कि इसराइल ने यह कहा कि वो राजी है कि अगले 10 दिन तक वो हिजबुल्लाह के ऊपर बमबारी नहीं करेगा। तो अगर हम सोचे कि ये अंडरस्टैंडिंग 17 अप्रैल को हुई थी, तो 10 दिन का मतलब है 27 अप्रैल तक इसराइल को हिजबुल्लाह के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए। हिजबुल्लाह जाहिर बात है अपनी तरफ से भी कोशिश करेगा कि वो इसराइल पर हमला ना करे। इसी तरह से अगर हम देखें, पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है कि जी 8 अप्रैल को जब ईरान और अमेरिका के बीच में एक सीज फायर का ऐलान हुआ था 2 हफ्ते के लिए, तो वो अभी तक मोर और लेस कमोबेश लागू है। और समझिए 22 अप्रैल तक चलना चाहिए। हाँ, अब सोमवार से इस्लामाबाद में शायद बातचीत शुरू हो जाएगी। अमेरिकन डेलीगेशन आएगा, ईरानियन डेलीगेशन भी आएगा, और बातचीत सोमवार और मंगलवार को चलेगी। लेकिन इस बातचीत में थोड़ी खलल तब पैदा हो गई जब अमेरिका ने कहा, पीट हेगसेट हैं, उन्होंने कह दिया कि अगर सोमवार मंगलवार को बातचीत शुरू नहीं हुई तो वो फिर बमबारी चालू कर देंगे बुधवार के दिन। यानी एग्जैक्टली जब 2 हफ्ते का मियाद खत्म हो रहा है 22 अप्रैल को। तो ये अमेरिका का जो तरीका है ये थोड़ा ईरान को पसंद नहीं आ रहा है। ईरान बार बार ये कह रहा है कि अमेरिका जब भी बात करता है तो ईरान के कनपटी पर तमंचा रख के बात करता है, ये बातें मान जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। ईरान ने अपनी तरफ से पॉजिटिव दिखाते हुए, जब अमेरिका ने इसराइल को दबाव डालकर मना लिया कि वो हिजबुल्लाह पर बॉम्बिंग ना करे, तो ईरान ने अपनी तरफ से पॉजिटिव दिखाते हुए स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को खोल जी दिया था। ये 2 दिन पहले की बात है, परसों की। और लेकिन आश्चर्य की बात है कि परसों का सारा दिन गया, आज का भी सारा दिन गया, अमेरिका ने अपनी तरफ से जो रोक लगाई थी स्टेट ऑफ हार्मोज पर उसको नहीं खोला है। तो ये बड़ी सरप्राइजिंग डेवलपमेंट है कि अमेरिका, जो कि पहले स्टेट ऑफ हार्मोज खोलने की कोशिश कर रहा था, अब अपनी तरफ से स्टेट ऑफ हार्मोज को बंद कर रहा है। एक और चीज पिछले 1 घंटे में हो गई है कि ईरान ने भी जब देखा कि अमेरिका अपनी तरफ से कोई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने का कोई अंदेशा नहीं, इंडिकेशन नहीं दे रहा है, तो ईरान ने भी कहा है कि वो फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तब तक बंद कर देगा जब तक कि अमेरिका भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकाबंदी को खोल ना दे। तो थोड़ा सा मामला सेंसिटिव हो गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज और कल इतवार है, मामला शांत हो जाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, ताकि इस्लामाबाद में सोमवार से बातचीत एक सही माहौल में शुरू हो सके। जी। ठीक है सर, मैं दोबारा करूंगा मैं दिनेश सिंह सर का। अच्छा सर, किस तरह देखते हैं आप दोनों देशों का रिश्ता, खास तौर पर इसराइल के लिए भी? ट्रम्प साहब ने एक बयान दिया था कि इसराइल जो है अपने लेबनान के ऊपर जो भी अटैक हो रहे हैं उसको रोक दे। तो उसके बाद उस इसराइल के अंदर भी एक अनिश्चितता देखने को मिली। फिर बात की गई वाशिंगटन से, और फिर वहां पे भी सहमति बनी। मतलब अगर आप चाहते हैं टेबल पे बैठ के बातचीत हो, तो क्या बातचीत इस तरीके से होगी, डिक्टेटरशिप के साथ? जी सर जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, दोनों ही स्थिति, जैसे कि सबसे बड़ी अच्छी बातचीत और खूबसूरत बातचीत ये रही जैसे इस्लामाबाद टॉप के बाद में, कि जो आइस ब्रेक करने का जो काम हुआ, यानी कि जो एक तरह से सीधी वार्ता जो थी वो ईरान और इसराइल के बीच में, या ईरान और यूएस के बीच में, या लेबनान और इसराइल और यूएस के बीच में, तो पिछले करीब करीब है कि 1990 के दशक के बाद से लेकर के अभी तक कोई सीधी बातचीत जो थी वो उस तरीके से नहीं पा रही थी। तो अच्छी बातचीत ये रही कि आमने सामने बैठकर जो बातचीत रही, तो दोनों पक्षों ने एक दूसरे को समझा। कोई किसी नतीजे पे निकले, पहुंचे या नहीं पहुंचे, वो सब अलग बात है। लेकिन जैसे जैसे कहते हैं कि हर सफर की शुरुआत एक पहले कदम से होती है, तो पहला कदम उठा के शायद दूसरा तीसरा कदम भी लिया गया। लेकिन जो कई मीलों का सफर तय करना है, तो उसके लिए देखिए बहुत सारी चीजें आपस में कंप्रोमाइज के द्वारा ही तय हो पाएंगे ऐसे। और दोनों ही पक्षों को देखिए झुकना पड़ेगा, उसमें झुकने वाली का मतलब जैसे बातचीत है। तो देखिए ट्रम्प साहब जो है, उन्होंने मतलब उनकी एक टैक्टिक्स है अपने तरीके से कि प्रेशर टैक्टिक्स की, मैक्सिमम प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करके और ज्यादा से ज्यादा प्रेशर डाल करके अगले को बिल्कुल झुकाने का काम करो और अपनी चीजों पर अड़े रहो। और दूसरा, बीच बीच में जैसे कि वो कहीं ना कहीं संदेश देने का काम करते थे, जैसे यूरेनियम को लेकर के उन्होंने बताया बार बार कि मतलब ईरान तैयार हो चुका है और हमें सौंपने को तैयार है। यूरेनियम इंजेक्ट करके जो 400 किलो से ऊपर जो रखा हुआ है वो हमें सौंपने को तैयार है। उसका खंडन बाद में जाकर के मतलब है कि जो ईरानियन जो सरकार है उनकी तरफ से, मतलब जो रिजीम जो थी वर्तमान, तो उन्होंने क्लियर कर दिया था कि हमें, हमारे लिए एक तरह से यूरेनियम जो है
वो ईरान की पवित्र मिट्टी की तरह है, और हम लोग किसी भी तरीके से कोई मतलब ही नहीं बनता कि उससे कोई समझौता करने का काम करें। वो हमारे लिए एक तरह से इज्जत की निशानी है, और उसके साथ हम किसी भी तरीके से कोई छेड़खानी मतलब खिलवाड़ जो है वो पसंद नहीं करेंगे। और दूसरी बात, इसके अलावा फिर बाद में जैसे कि कहीं ना कहीं वाशिंगटन को इसी के बारे में समझ में आया, तो कहीं ना कहीं देखिए ऐसे की बातचीत, क्योंकि ट्रम्प साहब जो है उनकी भी स्थिति जो है अपने देश में कोई बहुत अच्छी नहीं है इस टाइम पे। उनकी तरफ से जैसे कि सीधा सीधा जैसे कि उनसे पूछा जाता है, सेनेटर जो है वो पूछ रहे हैं, आम पब्लिक उनसे पूछ रही है, रोड पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लोग पूछते हैं भाई आप वहां जाकर के आपने बिलियंस ऑफ डॉलर जो है, क्योंकि अमूमन जैसे अंदाज लगाए तो करीब करीब 100 बिलियन डॉलर के आसपास का खर्चा जो है यूएस वाला 80 से 100 बिलियन डॉलर के बीच में, और खर्चा अभी तक इस युद्ध में कर चुका है। तो उसको लेकर के वहाँ की जो जनता है, वहाँ के सेनेटर्स हैं, वहाँ की सेनेट है, तो सबकी तरफ से एक ही मतलब प्रश्न दागा जाता है कि आपने क्या मतलब आप टेक अवे क्या रहा इस वॉर में से यूएस के सिटीजन के लिए और अमेरिका के लिए खासकर जो फायदेमंद क्या रहा। और जी। उसका जवाब उस तरीके से वो कहते जरूर है कि ठीक है भाई हमने पूरी तरीके से अपने सबकी जो मतलब चीजें थी वो सब हासिल कर ली, और मतलब जो उसका जो वॉर का उद्देश्य था वो पूरे तक 100% हमने हासिल कर लिया, लेकिन हासिल क्या कर लिया उस बात पे मतलब सब चीजें निर्भुटा सन्नाटा। तो वो चीजों को लेकर के तो कहीं ना कहीं, लेकिन ओवरऑल हम लोग देखिए जैसे कैप्टन साहब ने बताया इस चीज को लेकर के, तो हम लोग उम्मीद करते हैं आगे कि पीस जो है वो प्रिवेल करे और सफेद कबूतर उड़ता हुआ नजर आए सब जगह पे, तो बेहतर रहेगा। बाकी लेकिन जिस तरीके जैसे कि जो भी है उनका रवैया ट्रम्प साहब का जो भी रहे कुछ रहे, लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कि जैसे कि जो मतलब है कि पाकिस्तान में जैसे मंडे को जैसे होनी है, 20 तारीख को जो वार्ता होनी है, तो उसमें कुछ ना कुछ आउटकम निकले। और यूरेनियम को लेकर के देखिए कहीं ना कहीं उनको अपनी चीजें डीली करनी पड़ेंगी यूएस को, जैसे अब मतलब ठीक है होता भी सख्त रवैया अपना जनता के बीच में फ्रेश सेव करने को लेकर बता रहे कुछ बता दो। तो उसमें देखिए पहले जैसे 20 साल पहले पहले परमानेंटली जैसे उन्होंने बता रखा था कि अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान को छोड़ना पड़े, फिर ईरान ने बताया कि हम लोग नहीं छोड़ते, हम लोग 5 साल के लिए करते हैं। तो उस बात पे लेकर के बाद में यूएस ने बोला कि 20 साल के लिए आपको अबंडन करना पड़ेगा, पॉज लगाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं देखिए मेन जैसे अगर मान के चले चाहे कुछ भी हो, ये हॉर्मोज वगैरह सब तो देखिए कि वॉश करने की चीजें हैं कि कहीं ना कहीं अपनी इज्जत बचाने के लिए ट्रम्प साहब ने अपनी मतलब कहीं ना कहीं बेड़ा अपना लगा रखा है। मिलिट्री है अपना उनको लेकर के स्टेशन यहाँ पर चाहे वाशिंगटन में रखें चाहे न्यूयॉर्क रखे हैं, तो वो जैसे जो भी है चाहे ब्रायन लिंकन को लेके हैं चाहे किसी को लेके हैं, तो वो लेकर के अपने जो वॉरशिप उनको खड़ा कर दिया यहाँ पे डराने जी। धमका निकले। लेकिन मेन जो है उनको जैसे न्यूक्लियर वाली बात को लेकर के कि यानी कि हम लोग न्यूक्लियर फ्री जो है वो करके रखेंगे, तो उसको लेकर के उनको कुछ अभी तक हासिल नहीं हो पा रहा है। तो अभी मतलब हम लोग समझते हैं कि बीच का कोई ना कोई समझौता जो है वो रास्ता निकल जाना चाहिए, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज चाहती हैं इसी को लेकर के। बल्कि इसराइल भी जो है कहीं ना कहीं बहुत से थक चुका है, बहुत ज्यादा खर्चे थक चुका है, तो कहीं ना कहीं एक मतलब पॉजिटिव आउटकम निकलेगा ऐसा मुझे लगता है इससे। ठीक है सर, मैं करूंगा युक्तिनाथ सर का। सर, क्या वेनेजुला की तरह भी ईरानी जहाज़ों पर अमेरिका हमला कर सकता है? क्योंकि अमेरिका के जो प्रमुख जनरल हैं वो डैन कैन, उन्होंने कहा है कि ईरान से जुड़े जहाज़ों पर कार्रवाई सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इंडो पैसिफिक जैसे इलाकों में भी हो सकती है। इसको हम किस तरह से देख सकते हैं सर? साहिल जी, अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत बहुत क्लियर है कि वॉर अगर डिक्लेयर करते हैं तो जो कंट्री हैं वो एक वॉर जोन डिक्लेयर करते हैं, उसके लिए नोटिस इशू करते हैं। वो दुनिया भर के सेलर्स को, शिपिंग ऑर्गेनाइजेशन को जाती है, जिसमें डिक्लेयर करते हैं कि किस समय से किस समय तक, दिन, तारीख, घंटा, कौन सा एरिया, जियोग्राफिकल लोकेशन, वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के साथ कह देते हैं कि ये आउट ऑफ बाउंड रहेगा। अमेरिका ने इस तरह की कोई नोटिफिकेशन इशू नहीं की है। और क्या अमेरिका बिना नोटिफिकेशन के इस तरह की जबरदस्ती करेगा अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल वाटर्स में? तो वो तो इंटरनेशनल जो अलग अलग नियम कानून हैं समुंदर के, अनक्लोज है, यूनाइटेड नेशंस के जो लॉ हैं ऑन सी, उनका वायलेशन होगा। तो अमेरिकन जो सिस्टम है बड़ा ही इस वक्त क्या कह सकते हैं, दुनिया में जो एक रूल बेस्ड दुनिया चलती है, नियम कानून के तहत तहत सारे देशों को चलना होता है, उसका अक्सर उल्लंघन कर रही है। जी। एक क्लासिक एग्जांपल था कि ईरानियन नेवी का एक अनआर्म्ड शिप, ठीक है ईरानियन नेवी का शिप था लेकिन उसमें हथियार तो था ही नहीं, वो भारत में आया था, विशाखापट्टनम में सेरेमोनियल फंक्शन के लिए आया था, भारत के राष्ट्रपति वैजाग गए थे, तो दुनिया भर के देशों से सबने एक एक अनआर्म्ड शिप भेजा था भारत के राष्ट्रपति को सलामी देने के लिए। हम भी हमारे जहाजों को इस तरह से भेजते हैं दूसरे देशों में। और अमेरिका ने क्या किया, जब वो शिप वाइजैक से निकलकर ईरान की तरफ वापस जा रहा था तो उसको डुबा दिया श्रीलंका के पास। तो ये सब जो है जो नेवल जानकार हैं
और जो सी लॉ के जानकार हैं उनके हिसाब से ये अनलॉफुल है। लेकिन अमेरिका ने वेनेजुएला में किया था। अमेरिका ने वेनेजुएला के कोस्ट को पिछले साल सितंबर के महीने में बंद कर दिया था। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जी 3-4 महीने बंद रखा। किसी भी शिप को वेनेजुएला नहीं जाने दिया, वेनेजुएला से किसी भी शिप को बाहर नहीं निकलने दिया। वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का भंडार वाला देश है। तो अमेरिका इस तरह की गुस्ताखियां करता रहता है। शायद अमेरिका ने जब कहा है, मेरी ये धारणा है कि वो ईरान के शिप्स को तभी रोकेगा अगर वो शिप में 3-4 चीजें हों। एक तो उस पे ईरानी झंडा हो, ओनरशिप जो है वो ईरान का हो, उस शिप का मालिक ईरान का हो। लेकिन दुनिया में सी ट्रेड अक्सर ऐसा होता नहीं है। हो सकता है कि एक शिप ईरान का सामान लेकर जा रहा हो, चीन से ईरान तक जा रहा हो सामान लेकर, उसमें नॉर्मल ट्रेड का सामान हो, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, टेक्सटाइल गुड्स, मेडिसिन, और हो सकता है उसका जो मालिक है शिप का, वो हो सकता है कि शिप की कंपनी हो सकता है कि ईरान ना हो। तो ऐसे में क्या अमेरिकन नेवी उसको इंटरसेप्ट कर लेगी, रोक लेगी, महज ऐसा कह के कि ये ईरान तक सामान लेके जा रहा है? जी तो काफी दुविधा हो जाएगी ऐसे होने पर। जी। ठीक है सर, मैं दोबारा करूंगा। अच्छा दिनेश सर, अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने पर 30 दिन के लिए छूट दोबारा दे दी है। ये देखें, हम समझें ये कि जिस रूसी तेल को खरीदने के ऊपर अमेरिका सैंक्शन में सैंक्शन लगा रहा था, टैरिफ पे टैरिफ लगा रहा था, आज दूसरी बार उसने ये बात कही है अमेरिका ने। देखिए सैल जी, ऐसा है कि पूरे तरीके चारों तरफ जैसे कि अमेरिका पहले ही जैसे किसी न किसी बात बात में और बाकी चीजों से घिरा हुआ है। तो देखिए कहीं ना कहीं डील छोड़नी पड़ेगी, उनको पता था इसी को लेकर, क्योंकि अदरवाइज जैसे जिस तरीके से अपनी खुद की कंट्री में ट्रम्प साहब गिरे हुए हैं, तो बाहर भी इंटरनेशनल भी जैसे मान के चलें, जैसे कि मतलब कि मेलोनी जो है इटली की, उन्होंने पूरे तरीके से उनके खिलाफ बातचीत की। उसी तरीके से देखिए यूके ने बातचीत की, ऑस्ट्रेलिया ने बातचीत की, फ्रांस के राष्ट्रपति उन्होंने भी मतलब उनके खिलाफ नेटो पूरे तरीके अलग हो चुका है। तो देखिए बिल्कुल उस तरीके को कि अगर तेल का संकट अगर ज्यादा गहराता है, क्योंकि जैसे मान के चलो उनकी एक स्टेटमेंट से और आज की डेट में जैसे कहते हैं ना कि ईसीजी जो मतलब हार्ट बीट का जैसे होता है ऊपर नीचे होने का, तो उसी तरीके से ट्रम्प का एक स्टेटमेंट आता है और होते या एक ट्वीट आता है, आते के साथ में जो है वो ब्रेंट जो है उसका क्रूड ऑयल का, और वो ऊपर नीचे इस तरीके से ईसीजी की तरह ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे कि उनकी तरफ से थोड़ा सा एक सकारात्मक जैसे पॉजिटिव ट्वीट आया, जी तो एक तरह से $90 के आसपास पहुंच गया। और ज्यादा जैसे कि मतलब आक्रामक आया, बमबारी और ये सब का आया, तो $110 से ऊपर पहुंच गया। तो इसी को लेकर के देखिए कहीं ना कहीं मतलब कि डील देने के पीछे सिर्फ बातचीत यही है कि कहीं ना कहीं ईज रहेगा, तो एटलीस्ट है कि ठीक भाई मेरे पे इतनी चीजें, क्योंकि जैसे वो उनके एक पुरानी ख्वाहिश उस तरीके से है पहले की भी नोबेल प्राइज उनको मिले और पीस कीपर के तौर पे उनको लोग जाने जाए। और आज मतलब कल भी उन्होंने ये बताया था कि 8 युद्ध सीधे तौर पे जो है मैंने रुकवाने काम किया, और मैं जो एक तरह से मतलब कि यूनिवर्सल पीस कीपर की तरह काम करता हूँ और मुझे जी उसके लिए नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, पहले भी उन्होंने बोला था। और दूसरी बात, अब जैसे कि 2 युद्ध और जैसे कि जैसे सीज फायर भी इन्होंने इंक्लूड कर लिया इसमें करके कि लाखों मैंने जाने बचाने का काम किया, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक तरह से मानवीय वाला जैसे चेहरा की ह्यूमैनिटी के नाते, और मैंने ये करने काम किया, तो तारीफें बटोरने के लिए वो चीजें, बाकी अदरवाइज कोई लंबा चौड़ा कुछ नहीं है। और दूसरी बात है देखिए, जैसे अगर सिर्फ बोला जाए कि रशिया के तरफ से तेल मतलब सप्लाई पूरी कर सके, ऐसी चीजें नहीं है सर। वहां से नाम मात्र के लिए जैसे कि हम लोग जैसे कि मतलब एक तरह से कहते हैं अगेन कुछ आग पे और 4 6 छींटे मार करके, यानी कि एक 100 ग्राम की बिस्लरी की बोतल या मतलब पानी की बोतल से और आग बुझाने के भयंकर आग बुझाने की बातचीत करें, तो उस तरह की बातचीत है। क्योंकि हमारा जैसे उस तरीके से मतलब कोई नया तरीके से लेने की बातचीत या ऐसे कुछ नहीं है। जैसे भारत की तरफ से अगर हम लोग बातचीत करें, मैं उस नजरिए से अगर बातचीत करूं, तो हमारे जैसे उस तरीके जो जैसे कि पहले सैंक्शन लगा भी रखे थे, तो उसमें जो पहले के जो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट थे साहिल जी, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 10 20 20 साल के 5 5 साल के जो एग्रीमेंट कर रखे थे कि भाई इतने मिलियन टन जो है मतलब मेट्रिक टन से या हो गया, इतने मतलब बैरल्स हो गया, इतना ऑयल हम लोग हर महीने का, हर हफ्ते का, हर साल का लेंगे। तो वो लंबे उनको कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करना था रशिया ने, उसी के बारे में क्लैरिटी भी उसको की जा चुकी थी। तो उस पर कोई टच करने की बातचीत नहीं थी। नए तरीके से हम लेने का काम ऐसे कुछ लंबा चौड़ा कर भी नहीं रहे, और करते तो वो अलग बात थी। तो उस चीज मैंने कि ये सिर्फ है कि ह्यूमैनिटी एक एंगल दिखाने की बातचीत है, बाकी लंबा चौड़ा मुझे उसमें कुछ नजर नहीं आता है। जी। ठीक है सर, मैं दोबारा करूंगा मैं युग देवनाथ सर का। सर, यूरेनियम का समझते हैं, क्या यूरेनियम ट्रांसफर जो है वो व्यवहारिक रूप से संभव है अगर एनरिच देखिए, हो चुका है? जी सर। हाँ देखिए, मामला बहुत ही सिंपल है पॉलिटिकल टर्म्स में, टेक्निकली थोड़ा मुश्किल है।
पॉलिटिकल टर्म्स में ईरान ने कह दिया है कि उसके पास जो संवर्धित यूरेनियम है वो, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान राजी हो गया है कि अमेरिका दे देगा, ऐसा ईरान कह रहा है। उन्होंने कहीं पर भी नहीं कहा। यानी ईरान साफ साफ मना कर रहा है कि ये 400 किलो संवर्धित यूरेनियम वो अमेरिका को दे देगा। हाँ, ईरान ने वाया मीडिया बताया है। एक तो है कि ईरान ने कहा है कि वो ईरान में ही रहे, और आईएईए जो है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसकी सुपरविजन में ईरान में ही रहे। ईरान इस मॉडल को ज्यादा प्रेफर कर रहा है। सेकेंडली, ईरान ने कह दिया है कि अगर ज्यादा दिक्कत है तो इस 400 किलो यूरेनियम को वह रशिया को देने के लिए तैयार है। रूस ने भी कह दिया कि 400 किलो यूरेनियम ईरान की धरोहर समझकर वो रसिया में रख लेगा। आ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या इससे सहमत होंगे? ऐसा लग रहा है नहीं। डोनाल्ड ट्रंप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि अब उन्होंने ईरान पर विजय पा ली है। कल तो वो ऐसे भी बयान दे रहे थे कि वो एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स को भेज देंगे ईरान में, ताकि यह जो यूरेनियम जिसको अमेरिका ने बम गिरा गिरा कर जमीन में 300 फीट 400 फीट नीचे दबा दिया है, कि अमेरिकन बुलडोजर और एक्सकेवेटर्स जाके इसको खोद के बाहर निकालेंगे और फिर इसको अमेरिका में ट्रांसशिपमेंट किया जाएगा। इतना सरल नहीं है। यूरेनियम जो है हमेशा बहुत ही रेडिएशन फैलाता है। हाईली एनरिच्ड यूरेनियम, उसको एक तरह से पैकेजिंग होती है, स्टील और कंक्रीट के पैकेजेस में रखा जाता है, केक बनाया जाता है। तो एक एक का वजन हजारों किलो होता है। उसको जब तक कि उभय पक्ष अपनी सहमति से एक साइंटिफिक और इंजीनियरिंग टीम नहीं भेजता, वो निकालना बड़ा मुश्किल है। ऐसा नहीं कि अमेरिकन जस्ट गए वहां पर बुलडोजर लेकर उसको खोद के वापस ले आए। तो अगर लेके जाना है अमेरिका तो ईरान को सहयोग करना पड़ेगा। और ईरान ने कहा है कि इसके लिए वो अपनी किसी भी तरह से सहयोग नहीं करेगा। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है मैं बता रहा हूँ, ये है कि ईरान जो कह रहा है और शायद सच कह रहा है, ईमानदारी से कह रहा है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा है। आईएईए ने भी ये पिछले साल समझिए 5 रिपोर्ट दी थी 2025 में। पिछले साल जून में इसराइल ने बम और अमेरिका ने बॉम्बिंग की थी 12 दिन के लिए ईरान जी। के ऊपर। उसके पहले की बात कर रहा हूँ। आईएए की 5 5 रिपोर्टें कहती हैं पिछले साल की उनको कोई एविडेंस नहीं मिला कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। हाँ, उसके पास हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है, ठीक है। तो हो क्या रहा है, शायद अमेरिका कोशिश कर रहा है कि अब सोमवार और मंगलवार को इस्लामाबाद में जो बात हो रही है उसमें बस ईरान डर के मारे चुपचाप अमेरिका के 15 से 15 पॉइंट्स को मान ले, और बदले में अमेरिका ईरान के जो 10 पॉइंट हैं उनको मानेगा नहीं मानेगा कुछ भी नहीं बता रहा है। तो अमेरिका चाहता है विन विन पोजीशन, की एक विन अमेरिका के 15 पॉइंट्स ईरान मान ले, दूसरी विन ईरान के 10 पॉइंट्स अमेरिका ना माने। ऐसा होता नहीं है। जी। जी। सर, ऐसा होता नहीं है, फिर हम ये कैसे हम समझें कि एक ही टेबल पे बैठ के बातचीत जो संभव हो पाएगी और इसका हल निकल पाएगा स्थायी? क्योंकि ईरान बहुत बार कह चुका है कि स्थायी हल चाहिए उसको, स्थायी तरीके से युद्ध रुकना चाहिए, ना कि अस्थायी तरीके से। हाँ जी। साहिल जी, देखिए ईरान ने हमेशा ये कहा है कि वह एक स्थायी समाधान चाहता है। इसकी वजह ये है कि अमेरिका बात बात पर, खासतौर से जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं, वो कहते हैं ना कि बस एक बयान ऐसा, एक बयान ऐसा, एक बयान पीसफुल, एक बयान हॉस्टाइल। अमेरिका बार बार बॉम्बिंग का धमकी देता रहता है, जो कि हमने देखा है पिछले जी। कुछ साल में। उसने इसराइल को एनकरेज किया कि तुम गजा पे बॉम्ब गिराते रहो हमास के ऊपर, जितना ज्यादा बॉम्ब गिराओगे उतना ज्यादा हम तुम्हें सप्लाई करेंगे। अमेरिका ने इसी फिलॉसफी को इस्तेमाल किया हिजबुल्लाह के खिलाफ। अमेरिका ने लगातार इसराइल को बॉम्ब सप्लाई किए कि गिराओ हिजबुल्लाह के ऊपर बॉम्ब, जितना ज्यादा हिजबुल्लाह के ऊपर बॉम्ब गिराओगे हम उसको तुम्हें और बॉम्ब सप्लाई कर देंगे। यही फार्मूला अमेरिका ईरान के ऊपर लगा रहा है। पिछले साल जून में तो पीस टॉक हो रही थी ना जेनेवा में, वो पीस टॉक के बीच में ही बमबारी चालू हो गई। पिछले साल जून में पीस टॉक हो रही थी ओमान के मस्कट में, और उसके पीस टॉक्स के बीच में ही बमबारी चालू कर दी।
इस साल भी जब बॉम्बिंग चालू हुई, तो क्या हो रहा था, जेनेवा में पीस टॉक्स चल रही थी और जी। ओमान उसमें मध्यस्थता कर रहा था, और ओमान के रिप्रेजेंटेटिव ने प्रतिनिधि ने 27 फरवरी को शाम को प्रेस को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेट, 27 फरवरी की शाम को ओमान के रिप्रेजेंटेटिव ने एक इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि, और डॉक्यूमेंटेड है, अवेलेबल है, कि फर्स्टली ईरान जो है भविष्य में कभी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा, और ईरान जो है अपनी जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसको आईएईए के सुपरविजन में डाइल्यूट कर देगा, यानी उसको 60% से कम करके 20% और 20% से कम करके 10% ले आएगा। ये डॉक्यूमेंटेड है, ईरान ने कहा है, ओमान ने खुले प्लेटफॉर्म में इसका ऐलान किया 27 फरवरी को। और देखिए 28 फरवरी को क्या हुआ। जी। 28 फरवरी को खबर आती है कि इसराइल ने और अमेरिका ने बॉम्बिंग कर दी आयतुल्ला खमेनी को, जो उनके सुप्रीम लीडर है उनको मार डाला जब वो एक मीटिंग में थे अपने टॉप मोस्ट पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप के साथ। तो ये अमेरिका बार बार ऐसे करता है, जी। इसलिए ईरान कह रहा है कि इस बार जो सीजफायर होगी वो स्थायी होनी चाहिए। जी। ठीक है सर। दिनेश सर, क्या अमेरिका का दबाव उल्टा असर कर सकता है? मिडिल ईस्ट की स्थिरता पर दीर्घकालिक प्रभाव क्या कुछ हो सकते हैं? दीर्घकालिक प्रभाव से बहुत सारे नेगेटिव पड़ चुके हैं एक तरह से साईं जी, क्योंकि देखिए दुबई जैसे कि मान के मैं शुरुआत दुबई से करता हूँ मतलब उसमें कि यूएई, दुबई, सऊदी अरेबिया और जैसे कि हो गए, और जैसे कि यूएई जैसे बोले तो दुबई के साथ में जो एमिरेट्स है, तो वो जी। एक तरह से क्या था कि बहुत पीसफुल जगह थी। तो दुबई में जैसे मान के चलें कि जैसे कि मतलब एकदम से दिमाग में जहन में जैसे कि हम लोग 3 लोग बैठे हैं, तो दुबई का नाम सुनते ही हो गए ठीक है बिल्कुल पीसफुल इलाका है, शॉपिंग के लिए लोग जा रहे हैं या घूमने के लिए जा रहे हैं या किसी बिजनेस मीटिंग के लिए आ रहे हैं, बिजनेस हब था। तो उससे उस पे एक तरह से ग्रहण लग गया कि अब इस तरीके से जो पहले की इन्वेस्टमेंट होती थी उससे फर्क पड़ेगा, से उससे फर्क पड़ेगा तो पूरे रीजन पे एक तरह से, और पूरे पूरे एक तरह से जो जैसे कि स्टेबिलिटी पे और इकोनॉमिक जो कंडीशन है उससे फर्क पड़ेगा। उसी तरीके देखिए मान के चले जो तेल वाली जो चीजें तो उनको लेकर के भी लोग जो है कहीं ना कहीं ऑल्टरनेटिव जरूर तलाश करेंगे, क्योंकि जैसे कि जैसे हम लोग कोई दूध अगर किसी से लेते हैं और उसके पास से अगर बाई चांस मान के चले 2 दिन जो सप्लाईज अगर जो है उस तरीके से नहीं आती, तो तीसरे दिन जो है वो आदमी देखना शुरू करता है भाई ठीक है इसके पास से हमें नहीं पता कि कल मिलेगा नहीं मिलेगा या परसों मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मना कर देगा इन टाइम पे, और या किसी कारण से बीच में अगर बारिश आ गई और कुछ आ गई जिस इलाके से वहां से आता है, तो बेटर है कि हम लोग और कोई ऑल्टरनेटिव देख के चले। तो उसको लेकर के जैसे कि अब जैसे भारत है तो भारत में भी जैसे कि अफ्रीकन जैसे कॉन्टिनेंट की तरफ हो गया और अन्य जगहों पे देखना शुरू किया, और अपने उस तरीके जैसे यहाँ पर भी एथनॉल मिक्स को लेकर के या जैसे कि और मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज को लेकर के ईवी वाली चीजें हो गई कि जिसको लेकर के है कि आगे जो फॉसिल फ्यूल्स पे है और खासकर गल्फ रीजन से जो फ्यूल आते हैं मतलब जो एनर्जी का जो सोर्स है, तो उसको लेकर के उस पर निर्भरता हमारी जो है वो कम से कम हो। तो उसी को लेकर के देखिए पूरे तरीके से गल्फ रीजन जो है पूरा इस वॉर ने एक तरह से मैसेज लाउड एंड क्लियर पूरे तरह से विश्व में ये फैला दिया कि भाई ये जो रीजन जो है ये सेफ नहीं बचा से, टूरिज्म बिल्कुल खत्म हो गया, बिजनेस एक्टिविटीज खत्म हो गई, कॉर्पोरेट जो जिस तरीके जो मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स होते थे, अब जैसे गूगल का जैसे हो गया या और अन्य जो हो गया या जैसे माइक्रोसॉफ्ट वगैरह बड़ी कंपनी जब उन सब ने एमेजोन के हब पे जैसे अटैक किया था ईरान में से, तो उस तरीके से वो उन चीजों को लेकर के वो इन्वेस्टमेंट जो पहले की तरह है तो उसमें आने में दोबारा और वो बनाने में उस तरीके से वो मतलब कि नैरेटिव बनाने के भी हम लोग बहुत सेफ हैं और यहाँ पर दोबारा आप आगे व्यापार करें, तो उसमें अभी समय लग जाएगा। जैसे दूसरी बात जैसे कि अभी इससे पहले आपने जो जैसे चर्चा की थी तो उसमें बताया था कि ठीक है जैसे किस तरीके से कि ईरान क्या क्या करता है क्या नहीं करता है, तो उसे भी थोड़ा बताऊंगा इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है कि ईरान स्वयं इस चीज को चाहता है कि वो इस चीज को जैसे कि वो एक परमानेंट स्टेबिलिटी यानी परमानेंट सीज फायर के लिए क्यों उसने बोला, क्योंकि उसकी भी सब चीजें डिस्टर्ब हो रही है, जैसे कि बहुत सारे जैसे हमारा देश कैसे डिस्टर्ब हो रहा है, एक तो एनर्जी की चीजों को लेकर के, दूसरा जैसे कि यूरिया खाद जो है इन चीजों को लेकर कैसे फर्टिलाइजर से उनको लेकर के, अब जैसे कि अगली जो फसल जैसे कि जून के आसपास है हमारी है, तो इस टाइम पे चिंता पूरे मतलब देश की एक तरह से है कि भाई वहां पर अगर चीजें थोड़ी स्टेबल नहीं होती तो किस तरीके से यहाँ पर मतलब कैसे क्या हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा, और आगे उससे खाद्यान्न का जो संकट खड़ा होगा तो उसको उससे कैसे उबर पाएंगे। तो इसीलिए मतलब ईरान भी चाहता है कि क्योंकि जैसे आज भी जैसे अगर खत्म होता है युद्ध पूरी तरीके से शांति का जैसे अगर झंडा लहराने का अगर काम होता है कि उसके बाद भी मान के चलें कि 15 से 20 साल लगेंगे दोबारा पटरी पे आने में चीजों को और पूरे तरीके से नॉर्मल चीजें जैसे कि जो पहले ईरान था तो उससे और आज तक आने में और टाइम उसको लगेगा। तो उसी चीज में मतलब वही चीजें कि जैसे वॉर वाली चीजें खत्म हो और चीजें स्टेबिलिटी की तरफ आए कुछ है, तो वो सभी लोग यही चाहते हैं। और अभी जैसे आगे इस तरह की चीजें आगे ना बढ़े तो इसके जी। लिए सारे सब लोग चिंतित हैं। जैसे पाकिस्तान की भी इसमें बात करनी पड़ेगी, पाकिस्तान के भी जो है तो वो भी मान के चले कि जैसे कई जैसे कि उनके एमिसरीज भी हो गए हैं और जैसे उनके टॉप लीडरशिप है तो वो भी जैसे
बैकडोर जैसे अपनी डिप्लोमेसी के नाते और सब जगह जा करके, और सभी जैसे कि एमिरेट्स हो गए उनमें भी जा करके, और जैसे कि जो गल्फ में जो रीजन में कंट्रीज है उनमें जा करके, इसी तरीके से भारत के जैसे विदेश मतलब मंत्री हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, और अन्य जैसे उस तरीके से जो इस चीज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो सबसे बातचीत करने की, जैसे इसराइल से बातचीत हुई थी, पीएम ने बातचीत की, इसराइल से बात की, ईरान से बातचीत की, उस तरीके से ओमान ने बातचीत की, तो शांति वार्ता हर कोई जैसे कर रहा है, फ्रांस के लोग भी कर रहे हैं, तो उस तरीके से वो चीजें तो आगे जा करके जी। डिस्टेबलाइज चीजें ना हो और पटरी वापस है, तो सभी यही चाहते हैं। इससे आगे अगर होगी चीजें तो बहुत भयावह होगी, और एक तरह से मान के चले तीसरे विश्व युद्ध का ही जो है रूप होगा, तो उसको कोई नहीं चाहता, तो उसको लेकर के बैकड्रॉप में डिप्लोमेसी सभी की चल रही है, और आगे जाकर के मुझे लगता है कि गल्फ रीजन को लेकर के अभी दोबारा, और पहले पीसफुल वाली अपनी इमेज है उसको दोबारा स्थापित करने में समय थोड़ा लगेगा। जी ठीक है सर, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ग्रुप कैप्टन देवेंद्र सर आपका धन्यवाद, शुक्रिया। और रितेश सिंह सर आपका बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। काफी अहम बातें हमने रखी हैं। अब देखते हैं आने वाला समय किस तरफ और रुख करता है। मिडिल ईस्ट में बढ़ता ये तनाव सिर्फ दो देशों का विवाद नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन चुका है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त चेतावनी और ईरान के कड़े रुख के बीच कूटनीति की राह बेहद मुश्किल नजर आ रही है। खासकर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जैसे अहम समुद्री मार्ग पर अनिश्चितता वैश्विक अर्थव्यवस्था को सीधे प्रभावित कर सकती है। सबकी नजर आने वाले कुछ दिनों पर है, जहां यह तय होगा कि शांति कायम रहती है या दुनिया एक नए संघर्ष की ओर बढ़ती है। फिलहाल द रियल इशू में इतना ही। द अर्थ न्यूज में खबरों से चलता रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।